आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर के बारे में। रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे जो अभिक्रिया दी गई उसमें से कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो दर्शाई जाती है एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा। ये एक एल्कीन है, इसके द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाई जाती है। ये एक बेंजीन है, इसके द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाई जाती है। ये एक क्या है, एल्डिहाइड है, इसके द्वारा क्या दर्शाई जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नीचे दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है, नीचे दी गई जो अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है। ये एक क्या है, एल्डिहाइड नहीं, एक कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। SN1 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। आपको पता है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता SN1 के लिए, SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर 2 डिग्री और उससे कम क्रियाशील होता है 1 डिग्री। क्योंकि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो एक अणु अभिक्रिया होती है, 2 पदों के अंदर संपन्न होती है। इसमें कार्ब धनायन का निर्माण होता है, कार्ब कैटायन का निर्माण होता है, जिसका स्थायित्व 3 डिग्री वाले कार्ब कैटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होने के कारण SN1 अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। इस अभिक्रिया की जो दर है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। नीचे रिएक्शन दे रखी है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्रियाशील मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के अंदर मध्यवर्ती के रूप में कौन सी चीज बनती है, इलेक्ट्रॉन शुद्ध नाइट्रोजन युक्त उदासीन स्पीसीज, यानी ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, उदासीन होती है और नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड विधि के अंदर क्या होता है कि एक एमाइड की अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन के साथ KOH के साथ करवाई जाती है, द्रव ब्रोमीन तथा KOH के साथ करवाई जाती है, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होती है, जिसमें एक कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमेमाइड विधि कहते हैं। यानी कि एमाइड से क्या बनाना, एमीन बनाना, एमाइड से क्या बनाना, एमीन। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं तो एमाइड से क्या बन जाती है, एमीन बन जाती है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंदर एक क्रियाशील मध्यवर्ती जो बनता है वो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होता है। ये वाला यौगिक प्राप्त होता है, नाइट्रोजन युक्त उदासीन स्पीसीज जिसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, नाइट्रोनियम आयन, जो कि धनावेशित होता है, नाइट्रोनियम आयन NO2+ आयन, नाइट्रोनियम आयन धनावेशित होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है नाइट्रीकरण रिएक्शन के दौरान। निम्न में से कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वाले की मेटा स्थिति पर निर्देशित करने के लिए जिस जो बेंजीन से जो परमाणु जुड़ा है उसके आगे वाला जो परमाणु है वो उच्च विद्युत ऋणी होना चाहिए। जैसे कि कार्बन के साथ बाद में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होना चाहिए, तो उच्च विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए, वो मेटा निर्देशी होते हैं। मेटा निर्देशी में NO2 समूह है, साइनाइड समूह है, CHO समूह है, COR है, COOH है, ये SO3H समूह है, ये जो होते हैं वो मेटा निर्देशी समूह होते हैं। जबकि ऑर्थो और पैरा में NH2 है, NHR O CH3 है, OH है, Cl है, Br है, ये सारे समूह जो है हैलाइड वाले ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होते हैं। ऋणात्मक प्रेरण अनुनाद प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव का सही क्रम है, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव का सही क्रम है -I इफेक्ट। NO2 समूह सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट दर्शाता है, उससे कम फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, OCH3 और C6H5, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ऊपर जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के अंदर कौन सी अभिक्रिया है, ये एक क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करवाते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो हाइड्रोजन हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है वो होता है HI, फिर HBr, फिर HCl। टोलुइन जो है वो उसके अंदर सक्रिय प्रभाव दर्शाए जाने के कारण प्रतिस्थापित अभिक्रियाओं में अत्यधिक सक्रिय प्रभाव दिखाता है। टोलुइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, जिसके कारण हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव के कारण ज़्यादा रिएक्शंस में भाग लेता है। डाइएजोनियम लवण और इसकी एनिलीन से अभिक्रिया, एनिलीन क्या है, एक बेंजीन रिंग वाली संरचना है, बेंजीन रिंग वाली संरचना होती है जिसके ऊपर NH2 समूह जुड़ा होता है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग्स आ गया, बेंजीन रिंग्स वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम बताना है SN2 अभिक्रिया के लिए। SN2 अभिक्रिया के लिए आपको पता ही है SN1 के लिए 3 डिग्री चाहिए होता है, लेकिन SN2 के लिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है SN2 रिएक्शन के लिए। तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, सबसे कम कौन सा होगा, 3 डिग्री, सबसे कम है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा ये है, फिर उससे ज़्यादा ये 1 डिग्री है। इस तरह से SN2 के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता होती है। SN2 अभिक्रिया जो है वो दो अणु यानी दो अणु अभिक्रिया के अंदर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता दोनों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट निम्न में से दुर्बलतम क्षारक कौन सा है। दुर्बलतम क्षारक की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एनिलीन के बारे में। किसके बारे में, एनिलीन के बारे में। एनिलीन जो होता है C6H5NH2, एनिलीन जो होता है CNH2, ये जो एनिलीन होता है वो अमोनिया से क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। किससे होता है, दुर्बल क्षार, अमोनिया से दुर्बल क्षार होता है। और अमोनिया से प्रबल क्षार कौन होते हैं, एल्किलेमिन RNH2 वाले जितने भी समूह हैं एल्किलेमिन जो है वो क्या होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं अमोनिया की तुलना में। अब अगर बड़ा समूह जुड़ा है तो 231 याद रखना है, यानी कि अगर कौन सा समूह है, एथिल समूह जुड़ा है, एथिलेमिन जुड़ा हुआ है, 2 एथिल है, 3 एथिल समूह जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, तो 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री क्षारीय, 3 डिग्री और फिर सबसे ज़्यादा कम क्षारीय कौन सा होता है, 1 डिग्री। लेकिन अगर इसी जगह अगर मेथिल समूह जुड़ा है तो 200 सबसे ज़्यादा क्षारीय 200, 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला और फिर उससे कम क्षारीय कौन होता है, 3 डिग्री वाला। अगर मेथिल एमिन है, 1 मेथिल है, 2 मेथिल है या 3 मेथिल है उस हिसाब से। तो यहाँ पर एनिलीन सबसे दुर्बल क्षार होगा। एनिलीन क्या होगा, सबसे दुर्बल क्षार होगा। एनिलीन सबसे दुर्बल होगा, उससे जो बड़ा दुर्बल, उससे ज़्यादा जो प्रबल होगा यहाँ पे एल्किलेमिन है। तीनों एल्किलेमिन है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है सबसे ज़्यादा। और एथिल समूह है तो 231, तो सबसे पहले तो 4 नंबर आएगा। 4 नंबर से प्रबल जो होगा वो होगा 1 नंबर वाला, यानी कि 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला बोल तो 1 डिग्री वाला मतलब 1 नंबर वाला यहाँ पहले में, फिर आएगा 3 नंबर वाला, यानी कि 3 डिग्री वाला, 3 नंबर वाला, और उससे प्रबल क्षारीय होगा 2 नंबर वाला, 2 डिग्री। तो 4 1 3 2 ये इसका क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम होगा।
सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है? सर्वाधिक अम्लीय अम्लीय का मतलब होता है H+ आयन देने की क्षमता रखने वाले या फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले समूह। तो नाइट्रोफिनॉल जो -m इफेक्ट दर्शाते हैं, -m इफेक्ट दर्शाते हैं, -m इफेक्ट के समानुपाती होता है अम्लीय क्षमता, अम्लीय प्रभाव। -m इफेक्ट के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो -m इफेक्ट जो होता है वो नाइट्रो समूह दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है? नाइट्रो समूह। और वो नाइट्रो समूह अगर ऑर्थो और पैरा कंडीशंस में है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, और पैरा वाली कंडीशन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, इस वजह से समस्या हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पैरा नाइट्रोबेंजीन, उससे कम ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, उससे कम मेटा नाइट्रोबेंजीन, और सबसे कम होता है ओनली फिनॉल। अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑर्थो स्थिति पर क्या होता है? अंतःअणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अम्लीयता क्या हो जाती है? घट जाती है। हेलोफिनॉल में हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाने पर अम्लीयता भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जहाँ M इफेक्ट काम नहीं करेगा वहाँ -I इफेक्ट काम करेगा, और -I इफेक्ट जैसे जैसे हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हेलोजन का -I इफेक्ट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय जो है वो कौन सा होगा? फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड के बाद में क्लोराइड के बाद में ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड के बाद में आयोडाइड। इस तरह से ये क्रम चलेगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि फ्लोराइड आयन जो है ना वो हाइड्रोजन बंध बना देता है, जिसकी वजह से थोड़ी अम्लीयता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो फ्लोराइड का लास्ट में आएगा, सबसे ज़्यादा क्लोराइड होगा, क्लोराइड के बाद में ब्रोमाइड के बाद में आयोडाइड, और आयोडाइड के बाद में फ्लोराइड होगा। फ्लोराइड जो है वो क्या करता है? अंतःअणु हाइड्रोजन बंध बना देता है, जिसकी वजह से उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अम्लीयता कम हो जाती है। नेक्स्ट नीचे दी गई रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया है? नीचे जो रिएक्शन दे रखी है, एक तो पहली तो ये एक एल्कीन है, दूसरा यहाँ पे एक पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड वाली अभिक्रिया जो होती है वो मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दर्शाती है, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति में वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से। घटती हुई अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है, जैसे जैसे अम्लीय सामर्थ्य जो है वो -m इफेक्ट के समानुपाती होता है और -I इफेक्ट के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा माइनस विद्युत ऋणात्मक समूह होगा उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन, तीन क्लोराइड आयन है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। यहाँ 2 क्लोराइड आयन है, थोड़ा कम अम्लीय होगा, यहाँ 1 क्लोराइड आयन है और कम अम्लीय होगा, यहाँ पे कोई भी क्लोराइड आयन नहीं है, तो इसकी अम्लीयता थोड़ी और कम हो जाएगी। तो ये जो है वो अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम है। एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता जो है वो क्या हो जाती है? घटती जाती है। हेलोजन समूह के अंदर बात करें तो हेलोजन समूह में जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी अम्लीयता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। दूसरा, प्रेरणिक प्रभाव की प्रभाविता दूरी बढ़ने पर अम्लीयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अल्फा बीटा क्लोरो ब्यूटेरिक अम्ल की अम्लीयता का क्रम अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे ज़्यादा जो अम्लीय है वो जस्ट फर्स्ट पोजीशन वाला, जिसमें पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? Cl समूह जुड़ा हुआ है, Cl समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे, और दूसरा जो होगा वो होगा यहाँ पे बीटा कार्बन वाला, दूसरे वाले कार्बन पर COOH के पास वाला कार्बन, और उसके दूसरे वाले कार्बन पर भी Cl समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे तीसरे वाले कार्बन पर सबसे लास्ट वाले चौथे वाले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? Cl समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जैसे जैसे Cl समूह दूर होता जाएगा वैसे वैसे -I इफेक्ट कम होता जाएगा और अम्लीयता भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। प्रकाशिक सक्रिय क्रियाकारक एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर, यहाँ पे आपको एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन जो है वो एक अणु अभिक्रिया होती है, 2 पदों के अंदर संपन्न होती है, जिसमें कि कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्ब धनायन का निर्माण होता है, और कार्ब धनायन का निर्माण होने के बाद में वहाँ पर 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, 2 प्रकार के अल्फा और बीटा उत्पाद बनते हैं, D और L रूप बनते हैं, और उन दोनों उत्पादों का जो मिश्रण है उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? रैसमिक मिश्रण कहा जाता है। रैसमिक मिश्रण प्राप्त होता है एक अणु अभिक्रिया के अंदर, और द्विअणु अभिक्रिया के अंदर विन्यास का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है, विन्यास बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के मान का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के मान का बढ़ता हुआ क्रम देखिए, यहाँ पे Cl जो समूह है वो जस्ट पड़ोसी कार्बन पे है, फिर यहाँ थोड़ा दूर है, फिर यहाँ पे थोड़ा दूर है। जैसे जैसे Cl समूह दूर होता जाएगा -I इफेक्ट घटता जाएगा और अम्लीयता का मान भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय 1, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम क्या है? थर्ड। तो बोल रहे बढ़ता क्रम तो सबसे कम है थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। नेक्स्ट नीचे जो रिएक्शंस दे रखी हैं उस रिएक्शन के अंदर आपको दर्शाना है कौन सी अभिक्रिया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक एल्कीन नजर आ रही है, और एल्कीन जो है वो कौन सी अभिक्रिया दर्शाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है? सर्वाधिक अम्लीय जिसमें -m इफेक्ट उपस्थित हो, -m इफेक्ट का मतलब NO2 समूह जो मेटा निर्देशी समूह होते हैं वो उपस्थित हो, NO2 समूह उपस्थित हो। तो यहाँ पे जो NO2 समूह है वो यहाँ पे उपस्थित है, तो ये क्या होगा? एक सर्वाधिक अम्लीय समूह होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो वो जो अम्लीयता है वो किस समूह की होगी, उसके बाद में बात करें तो अम्लीयता इसकी होगी, उसके बाद बात करें तो अम्लीयता इसकी होगी। फेनिल समूह -I प्रभाव होता है, जिससे सीधा कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ता है तो अम्लीयता बढ़ती है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अमीन में फेनिल वाले -I इफेक्ट वाले समूह की उपस्थिति के कारण अम्लीयता बढ़ती है, जबकि +I वाले समूह की उपस्थिति में अम्लीयता घटती है। तो यहाँ पर बात करें तो अम्लीयता जो है वो सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम और फिर उससे कम। एल्केन का उच्च ताप पर अपघटन जो रिएक्शन होती थी वो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती थी। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, उच्च ताप पर जब हम एल्केन को गर्म करते थे तो कम कार्बन युक्त एल्केन और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता था, ये एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती थी। नीचे दिए गए यौगिकों के अंदर इनके अम्लीय सामर्थ्य का घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रो वाला जो समूह है वो नाइट्रो समूह वाला जो है वो क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जैसे मैंने ये सवाल किया था सबसे ज़्यादा नाइट्रो समूह वाला, तो बी सबसे पहले ऑप्शन में आएगा, सबसे पहले बी आएगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में बात करते हैं ये दोनों क्रिसॉल समूह यानी OCH3 समूह के अंदर जुड़ा हुआ है, और OCH3 समूह जो होता है वो क्या करता है? +M इफेक्ट प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है? घट जाती है। तो सेकंड नंबर पे फिनॉल आएगा, ए समूह आएगा। तो ए समूह जो है सेकंड नंबर पे इस ऑप्शन के अंदर है, तो यहाँ पर सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला होगा। फिर उसके बाद में मेटा क्रिसॉल और फिर पैरा क्रिसॉल।
बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो हैं वो जुड़ते हैं तो अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जो होते हैं वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे अम्लीयता घट जाती है। क्रिस्टॉल फिनॉल की तुलना में दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि CH3 समूह जो है प्लस आई इफेक्ट के कारण पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। चूंकि ऑर्थो स्थिति पर प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है तो ऑर्थो क्रिस्टॉल की तुलना में सबसे अधिक दुर्बल होता है। तो अम्लीयता का क्रम जो है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? नाइट्रो वाला, फिर होगा फिनॉल, फिर ऑर्थो स्थिति वाला, और फिर मेटा स्थिति, फिर पैरा स्थिति, और फिर ऑर्थो क्रिस्टॉल। सबसे कम अम्लीय जो है वो कौन सा होता है? ऑर्थो क्रिस्टॉल। निम्नलिखित में से वह यौगिक जो कैनिजारो रिएक्शन से है, कैनिजारो रिएक्शंस वे यौगिक देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी एल्डिहाइड समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बेंजील्डिहाइड है। बेंजील्डिहाइड के अंदर क्या होता है? ये बेंजीन की संरचना होती है कुछ इस तरह की, जिस तरह की क्या होती है बेंजीन के ऊपर संरचना होती है। और इस बेंजीन की संरचना के अंदर मान लो यहाँ पर CHO समूह है, CHO, तो ये एल्डिहाइड समूह का कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन के ऊपर एक बंद, दो बंद, तीन बंद और यहाँ पे एक चौथा बंद होता है। तो ये चारों ही बंद बने हुए होते हैं, जिस कारण इस कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो लोग कैनिजारो बिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं और दो काम करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनके अंदर नहीं है, जैसे कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजील्डिहाइड है, ये वाले जितने भी समूह हैं जिनके साथ क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो जो यौगिक है वो कौन सी कैनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। और कैनिजारो अभिक्रिया में एक विषमानुपातन अभिक्रिया होती है जिसमें उस यौगिक का, उस एल्डिहाइड का अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों अभिक्रिया होती है। यानी कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण भी बनता है और एल्कोहल का निर्माण भी होता है, इसलिए यहाँ पे अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन सा यौगिक देगा? तो अपने को पता है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। इस यौगिक के अंदर जिस समूह से CHO, जिस कार्बन से CHO जुड़ा है वो उस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। नीचे कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का गलत क्रम है? अम्लीय सामर्थ्य का गलत क्रम है तो सबसे पहले बात करते हैं फिनॉल जो है वो एल्कोहल की तुलना में क्या होता है? अधिक अम्लीय होता है, ये बात सही है। दूसरे में बात करें, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो जैसे जैसे CH3 समूह जो है वो क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं, वैसे अम्लीयता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ये भी सही क्रम है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे CH2H एथिल समूह है, यहाँ पे मैथिल समूह है और यहाँ पे क्या है? CHCOOH फॉर्मल्डिहाइड है। तो एथिल समूह जो है, जैसे जैसे एथिल समूह जो होता है वो क्या करता है? क्रियाशीलता को, अम्लीयता को क्या करता है? घटा देता है। तो यहाँ पर एक भी एल्किल समूह नहीं है तो ये ज़्यादा अम्लीय होगा। यहाँ पे एक समूह है लेकिन थोड़ा छोटा समूह है तो ज़्यादा अम्लीय होगा, और ये थोड़ा बड़ा समूह होने के कारण ये कम अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय। इसके बाद में बात करते हैं लास्ट वाला जो है उसके अंदर, लास्ट वाले के अंदर क्या है? ब्रोमीन समूह, ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाला क्या होगा? अम्लीय समूह होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज़्यादा खींचने की क्षमता रखता है, -I इफेक्ट प्रदर्शित करता है। फ्लोराइड, फिर फ्लोराइड और फिर ब्रोमाइड, यहाँ पे चिन्ह जो है वो उल्टे होने चाहिए थे। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपने को पता है ये एक एल्कीन है। एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय यौगिक है। सर्वाधिक क्षारीय यौगिक है, सर्वाधिक क्षारीय यौगिक की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पर अपने को 3 डिग्री अमीन नजर आ रही है, ये अमोनिया नजर आ रहा है, ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है। अब अमोनिया से ज़्यादा क्षारीय होते हैं एल्किल अमीन, RNH2 समूह जो होते हैं अमोनिया से क्या होते हैं? ज़्यादा क्षारीय होते हैं। अब यहाँ पर बात करें इनमें से कौन सा अमोनिया सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है? अगर मैथिल समूह जुड़ा होता है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ हो तो 213 यानी 2 डिग्री सबसे अधिक क्षारीय होता है, और एथिल समूह जुड़ा हुआ हो, C2H5 समूह जुड़ा हुआ हो तो 231 यानी तो भी 2 डिग्री सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होगा वो 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री अमीन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित प्रतिस्थापित एनिलीनों में सर्वाधिक क्षारीय कौन होता है? सर्वाधिक क्षारीय कौन सा एमीन होता है? सर्वाधिक क्षारीय एमीन, तो एमीन, एनिलीन के ऊपर एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, NH2 समूह जुड़ा हुआ है। NH2 समूह जो होता है वो क्या करता है? क्षारीयता को बढ़ा देता है। NH2 समूह क्षारीयता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, क्योंकि एमीन समूह के ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो एमीन समूह जो है वो क्या कर रहा है? क्षारीयता को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय जो होता है वो पैरा एमिनो एनिलीन होता है, पैरा एमिनो एनिलीन, क्योंकि पैरा स्थिति पर जो एमीन जो समूह होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। तो सबसे ज़्यादा पैरा वाला होगा, फिर ऑर्थो वाला होगा, फिर मेटा वाला होगा और उसके बाद में पैरा मैथिल एनिलीन होगा। ऐसे एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 में जिनमें हाइड्रोजन परमाणु स्थापित होने वाला समूह में एक किरल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो असत्य कथन कौन सा है? एक एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और SN2 रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे बोले SN2 अभिक्रिया के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु जहाँ पे स्थापित होता है उस किरल कार्बन से कौन सी बात असत्य है, उसका चयन करना है। SN2 अभिक्रिया के अंदर, SN2 अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? दो अणु उसके अंदर भाग लेते हैं, एक ही पद के अंदर संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के अंदर 2 अणु भाग लेते हैं और अभिक्रिया की कोटि जो है अभिक्रिया की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल प्रत्येक में एक एक होती है, दोनों की ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल संक्रमण अवस्था के अंदर भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। SN1 अभिक्रिया के अंदर क्या बनता है? कार्ब धनायन का निर्माण होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है और उसके अंदर संक्रमण अवस्था बनती है। उत्पाद में प्रतिलोमित हो जाता है, विन्यास प्रतिलोमन होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक से अधिक त्रिविम समावयवी बनते हैं, त्रिविम समावयवी इसमें नहीं बनते हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर त्रिविम समावयवी बनते हैं, D और L2 बनते हैं, जिसकी वजह से रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है? कैनिजारो अभिक्रिया कौन प्रदर्शित नहीं करेगा? जिसमें क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है।
नेक्स्ट बात करें बेंजीन के नाइट्रेशन से संबंध में, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो NO2 समूह एक इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। H2SO4 एक अम्ल की भांति तथा HNO3 जो है ना वो एक क्षारक की भांति काम करता है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आपको पता है बेंजीन है तो बेंजीन वाली रिएक्शंस जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। नाइट्रो समूह जो है वो +I समूह के अनुसार अपने समूह का निर्देशात्मक प्रभाव दिखाता है, नहीं, नाइट्रो समूह जो है वो -M इफेक्ट दर्शाता है, -M इफेक्ट दर्शाता है या -I इफेक्ट प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित मुक्त मूलकों में सबसे ज्यादा स्थायी मुक्त मूलक, सबसे ज्यादा मुक्त मूलक वो स्थायी होता है जो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी होता है। नेक्स्ट है सब कार्बोकैटाइन के स्थायित्व पर विचार करना है अपने को। तो कार्बोकैटाइन सर्वाधिक स्थायी कार्बोकैटाइन वो होता है जो 3 डिग्री होता है। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। सारे एक डिग्री हैं, लेकिन यहाँ पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl समूह जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा? 1 डिग्री वाला कौन सा होगा? CH3 समूह वाला कौन सा वाला? CH3 समूह वाला, ये वाला। क्योंकि CH3 समूह जो है यहाँ पे जो CH3 समूह है वो +I इफेक्ट प्रदर्शित करता है, +I इफेक्ट प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से कार्बन आयन की स्थायित्व बढ़ जाता है। ये Cl -I इफेक्ट प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से कार्बन आयन का स्थायित्व कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन आयन का जो स्थायित्व है, कार्बन आयन का जो स्टेबिलिटी है वो +I इफेक्ट के समानुपाती और -I इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। नीचे आपको कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है? कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो है वो कौन प्रदर्शित करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे एल्डिहाइड और कीटोन में से कम क्रियाशील होते हैं कीटोन। कौन होते हैं कीटोन? तो यहाँ पे 2 कीटोन दिख रहे हैं, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता कम होती जाती है। तो बात करें एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन की क्रियाशीलता कम होती है और एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। एल्किल समूह के +I इफेक्ट के कारण, एल्किल समूह के +I इफेक्ट के कारण कार्बोनिल आयन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे धनावेश में कमी हो जाती है। और जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है कार्बोनिल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए, नाभिक स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए, तो वो होगा एल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए। फिर ये एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉन और फिर ब्यूटेनॉन। HCN के साथ कार्बोनिल यौगिक जो अत्यधिक क्रियाशील हैं, HCN के साथ कार्बोनिल यौगिक कौन सी प्रक्रिया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दर्शाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दर्शाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा क्रियाशील एल्डिहाइड होते हैं, ये एक एल्डिहाइड है और ये भी एक एल्डिहाइड है। लेकिन ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? HCHO। जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे SN1 रिएक्शन की इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट बात करें SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या होता है? आयन युग्म में वियोजन होता है, बिल्कुल सही बात है। और कार्बन आयन का क्या होता है? निर्माण होता है। पीछे से आक्रमण SN2 के अंदर होता है, विन्यास का प्रतिकरण SN2 के अंदर होता है, बाहरी नाभिक स्नेही का आक्रमण SN2 के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अवधारणा इस तथ्य की व्याख्या करती है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक वाष्पित होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो कम वाष्पशील होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो क्या होता है? अधिक वाष्पशील होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में अधिक वाष्पशील होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है ना वो ज़्यादा वाष्पशील होता है, जबकि नाइट्रो वाला कम होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनते हैं, एक अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर 2 अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाष्प जो है वो क्या बनती है? कम बनती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो उनकी ऑर्थो समावेग का क्वथनांक पैरा समावेग की तुलना में क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील होता है, इसके कारण अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, जबकि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर। पैरानाइट्रोफिनॉल जल के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ऑर्थो समावेग की तुलना में अधिक विलेय होता है, तो ज़्यादा विलेयपन होता है जल के अंदर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि वो ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बना देता है। निम्न में से कौन सा अधिक क्षारकीय होगा? सबसे अधिक क्षारकीय 2 डिग्री वाला कौन? 2 डिग्री वाला Ame होता है। कौन सा यौगिक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया SN1 अधिक, SN1 के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और उसमें भी सबसे ज़्यादा आयोडीन वाला। थैंक यू। तो ये अपना चैप्टर जो है वो फिनिश हुआ। थैंक यू।